नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ नॉलेज। पिछली वीडियो में हमने 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया, जिसके हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 26 से 50 के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के इकोनॉमिक्स के, वो करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको कहता रहता हूँ कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। 26th क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। देखिए दोस्तों, आपको ये ध्यान देना होगा कि जब हम एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है ना। जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो ये कहता है कि कौन सा ऐसा है जो इसका रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो जब टैक्स को कम किया जाता है तो इनकम आपकी, रियल इनकम आपकी बढ़ जाती है। जब आपके पास पैसे ज्यादा बचेंगे तो आप जो है मांग ज्यादा करेंगे, तो ये तो एक रीजन है, ठीक है ना। फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी अगर आपकी कम हो जाती है, सपोज कीजिए कि आप जो है 0.8 खर्च कर रहे हैं, यानी कि आप ये कहेंगे कि हम 100 रुपए हमारी इनकम है और हमारी खर्च करने की जो प्रोपेंसिटी है वो 0.8 है। इट मीन्स कि हर 100 रुपए में हम 80 रुपए को खर्च कर रहे हैं। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी 70 हो जाए, यानी कि 0.70 हो जाए, तो हम हर 100 में से 70 रुपए खर्च करेंगे। यानी कि यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर हमारी एमपीसी यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो एक्सेस डिमांड नहीं होगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव मेजर, ठीक है ना। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो है वो 2 प्रकार से मेजरमेंट करती है, मेजर करती है। क्वालिटेटिव मेजर है एक, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, और एक आप पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। क्वालिटेटिव में आप पढ़ते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, आप पढ़ते हैं मोरल सुजन, आप पढ़ते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आप पढ़ते हैं CRR, RR, BR, RRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशो, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। आप इसमें पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, आप इसमें पढ़ते हैं MCLR, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये सारे जो हैं वो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। इसमें आप पढ़ते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। और ये आपके जो हैं वो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। तो ये कहता है कि जो क्वालिटेटिव का पार्ट नहीं है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपका क्या कहता है? देखिए, यहाँ ये कहता है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है ना। तो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर का जो सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट जो है कर रही है, तो वो कौन सा हो सकता है? देखिए, सोशल असिस्टेंस में आप प्रमोटिंग सेविंग्स जो है वो देख सकते हैं, पेंशन टू द एल्डरली वो भी देख सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जो है वो देख सकते हैं, और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये भी देख सकते हैं। यानी कि एक तरीके से हम देखें ब्रॉड सेंस में, कि सारे ही जो हैं वो सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन को, ताकि हमारे पास सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए क्या बचता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये आया था, जिसको हम नरेगा या मनरेगा के नाम से जानते हैं। ये आपको पता है दोस्तों कि ये तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, यानी कि बी का 4 आएगा। बी का 4 जो है वो 3 में है, तो यानी कि ऑप्शन 3 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी का 3 दे रखा है ना, ये तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया।
ठीक है, तो बी का 4 आएगा। फिर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये आपका जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम देखेंगे सी का 3, तो सी का यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ आप देखेंगे 3 नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब आपका आएगा एक और 2 ऑप्शन में से। फिर हम देखते हैं जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये जो है ये बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ था प्रोग्राम, और ये 2016 में आपको पता है ये प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये प्रमोटिंग सेविंग्स या इंक्लूसिव बैंक का जो है उसका कंसेप्ट था। ठीक है, यानी कि इसके साथ में 1 आएगा, यानी कि ए के साथ 2 आएगा, तो हम ये कहेंगे कि ए के साथ 2 आएगा और डी के साथ 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इन चाइना कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड टू, ठीक है ना, जो कम्यून सिस्टम था चाइना में वो किससे रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए वो हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उनसे रिलेटेड था। कम्यून सिस्टम जो चाइना में था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो अभियान चला था और उसके तहत फिर वो जो है वो चीजें चेंज हुई थी ना। तो कम्यून सिस्टम जो है चाइना में वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट स्टैंड ट्रू ड्यूरिंग डिफिशिएंट डिमांड। ठीक है ना, देखिए ये कहता है ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है ना, डेफिशिएंट डिमांड की बात कर रहा है। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। जब पूरी पोटेंशियल से कोई इकोनॉमी काम कर रही है और एक्चुअल में उसका आउटपुट जो है उससे कम, तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। देखिए समझिए इस बात को। सपोज कीजिए कि आप जो है वो 8 घंटे के अंदर कोई 5 चीज बना सकते हैं, ये आपकी पोटेंशियल है। यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 8 घंटे जब काम करते हैं तो उन 8 घंटों में आप हद से हद 5 चीजों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपने 8 घंटे काम किया, आपने 5 चीजें न बना करके 3 चीजें ही बनाई, तो इसका मतलब आपकी पोटेंशियल तो थी 5, एक्चुअल है 3। ये ना बात। ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल और पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल मीन्स जो आप कर सकते हैं और एक्चुअल जो आपने किया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, एक्चुअल आउटपुट फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट। कहता है कि एक्चुअल आउटपुट जो है कम रह जाता है, ठीक है ना, पोटेंशियल आउटपुट से। ठीक है, दूसरा कहता है पोटेंशियल आउटपुट फॉल शॉर्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। नहीं, पोटेंशियल जो है वो शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल डिमांड इज लेस देन एक्सपेक्टेड डिमांड। यस, यानी कि ए सही है, बी सही नहीं है, सी सही है। तो हम देख लेते हैं कि ए जिन में आया है ए और बी सही है ही नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि ए एंड सी जो है ये 2 सही हैं। तो ए एंड सी यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31 क्या कहता है, कहता है सपोज यू आर ए मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द फाइनेंस मिनिस्टर इज कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग रेवेन्यू डेफिसिट इन द बजट। विच मीडिया वुड यू सजेस्ट टू कंट्रोल द राइजिंग रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहले आपको यहाँ देखना है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या होता है। ठीक है ना, जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, आरडी की बात करते हैं, तो हम जो है इसको कहते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। यानी कि यहाँ हमको थोड़ा सा इसको अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो मैं आपको कहूंगा कि जब आपकी रेवेन्यू की एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट, तो आप कहेंगे कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। ठीक है, जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा, ठीक है, जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो आप जो है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को
क्या एडवाइस देंगे कि वो कैसे इस चीज से उस चीज का को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो चीजें हो सकती हैं कि आप या तो अपनी इनकम को बढ़ाएं, यानी कि या तो आप जो ये आरआर है इसको बढ़ा लें, ठीक है ना। तो ये आर जो छोटा हिस्सा है ये जब बढ़ेगा तो ये आर एक्सपेंडिचर यानी कि आर ई के इक्वल आर हो जाए, क्योंकि ये बढ़ गया है, बढ़ करके इतना हो जाए कि बराबर हो जाए, पहली बात। या हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक्सपेंडिचर है इसको कम कर दिया जाए, यानी कि जो ये आर ई है इसको जब हम कम करेंगे तब भी ये आर ई इक्वल टू आर हो सकता है, तब भी आपका रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। यानी कि या तो इनकम को बढ़ा लें या स्पेंडिंग को कम कर लें, दो चीजें हो सकती हैं। गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो टैक्स होता है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो फर्दर आप देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी, या मैं ये कहूँ कि जितनी भी रोड और ये इन चीजों में आप देखते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है वो उसकी स्पेंडिंग, ठीक है। तो सब्सिडी को रिड्यूस करे, टैक्स को बढ़ाए, तो रेवेन्यू डेफिसिट से उसको निजात पाई जा सकती है। चलिए देखते हैं, कहता है टू इंक्रीज ग्रांट गिवन टू द स्टेट, नो, क्योंकि ग्रांट ज्यादा देंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट और बढ़ेगा। तो टू इंक्रीज द सब्सिडी यानी कि सब्सिडी देंगे तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो और बढ़ेगा। टू इंक्रीज टैक्सेशन, यस, टैक्स को बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट की आय बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, तो आय बढ़ने से और एक्सपेंडिचर इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं तो रेवेन्यू डेफिसिट जरूर से जरूर कम होगा, ये डेफिनेटली है। तो हम ये कहेंगे टू इंक्रीज टैक्सेशन। तो आपको ये ध्यान करना है, जब हम बजट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम चार प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं, यानी कि चार डेफिसिट को पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं फिजिकल डेफिसिट को, एक हम पढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को, एक हम पढ़ते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को, और एक हम पढ़ते हैं प्राइमरी डेफिसिट को। जब हम फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। जब हम आरडी यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं। जब हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, उसको निकाल देंगे तो हम जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे आ जाएंगे। और जब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को जब हम निकाल देते हैं तो हम जो है वो प्राइमरी डेफिसिट देख लेते हैं। तो जब हम अभी अगर हम डेटा की बात करें तो 2026-27 के बजट में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो 4.3 है, ठीक है। जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.5 है, और जो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है आई थिंक वो 0.7 है, और जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है आई थिंक वो 0.3 है, ठीक है। तो 2026-27 के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि 4.3, 1.5, 0.7, 0.3, ठीक है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई स्टेट के पीजीटी के लिए आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5-year प्लान इन इंडिया वर गाइडेड बाय विच द फॉलोइंग गोल्स, ठीक है ना। जो 5-year प्लान थे वो मतलब किस गोल को लेकर के चल रहे थे, ठीक है। तो आपको पता है मॉडर्नाइजेशन की बात हम करें, इनसे भी वो जो है वो चल रहे थे, इक्विटी की बात हम करें, सेल्फ रिलायंस की बात हम करें, ग्रोथ की बात हम करें, ठीक है ना। अगर ये इक्विटी जो है शेयर और बॉन्ड की इक्विटी से संबंधित है तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। और अगर ये इक्विटी ये मान करके चलिए कि समाज में इक्वलाइजेशन की बात कर रहे हैं, समाज में जो इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो हम इसको जो है शामिल कर सकते हैं। नहीं तो आपका जो आंसर आएगा ए, डी और ई आएगा। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ए बी डी ई, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ आप देख रहे हैं, फोर्थ आंसर जो है आपका यहाँ दिख रहा है ए बी डी ई, ठीक है। तो ये फोर्थ आंसर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द कैजुअल वर्कर
देखिए कैजुअल वर्कर किसको कहते हैं, पहले आप ये देख लीजिए। कैजुअल वर्कर जो है उसको कहा जाता है जो एड होक पे लगे हुए होते हैं। आपने सुना होगा एड होक, ठीक है ना, जैसे गेस्ट टीचर्स लगे हुए होते हैं या कोई भी ऐसे जो परमानेंट नहीं होते हैं, है ना, उनको हम कैजुअल वर्कर बोलते हैं। उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनको कोई मैं ये कहूँ कि जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो ऐसे वर्कर जो हैं आपके कैजुअल वर्कर कहलाते हैं, ठीक है। तो कहता है शांतु हु वर्क्स ऑन द फार्म ऑफ सोहन एज ही डज नॉट ऑन लैंड ऑफ हिज ओन, यानी कि वो खुद के जमीन पर ये काम नहीं कर रहा है, वो सोहन की जमीन पे, तो उसको कभी भी सोहन जो है वर्क से हटा सकता है, ठीक है ना। तो वो जो है शांतु क्या है, कैजुअल वर्कर है, चलिए ना बात, ठीक है। राघव हु ऑन्स ए रेस्टोरेंट इन ए सिटी, तो नहीं। अंगद हु इज लॉयर रनिंग हिज ओन फार्म, नहीं, और वो तो खुद के हो गए ना। राधा हु इज नर्सिंग वर्किंग इन हॉस्पिटल, नहीं। ये सारे के सारे जो है परमानेंट हो गए, ठीक है। लेकिन शांतु जो है उसको कभी भी जो है जॉब से निकाला जा सकता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा कैजुअल वर्कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है रेजिंग द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देखिए 2 तरह के एक्सचेंज रेट आप देखते हैं। एक्सचेंज रेट जो है 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक आपका होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक आपका होता है फ्लोटिंग, या फिर तो कई बार जो है वो कहते हैं, एक तो कहते हैं फ्लोटिंग और एक कह देते हैं उसको फ्लेक्सिबल, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट जो है उसका रोल होता है, ठीक है। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्सेज यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेज यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का रोल होता है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का रोल होता है, ये डिमांड ये सप्लाई, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट का रोल होता है। जब गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है और जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, ये ध्यान करना, जब रेजिंग द वैल्यू ऑफ ए कंट्री करेंसी, देखिए कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हुई, रेज हुई, बढ़ी है किसमें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन, इसको हम बोलेंगे रीवैल्यू। और जब वैल्यू जो है उस कंट्री की करेंसी की डाउन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। यानी कि हम ये कहेंगे फिक्स्ड के अंदर जब करेंसी की वैल्यू अप होगी रीवैल्यू बोला जाएगा, जब डाउन होगी डी वैल्यू बोला जाएगा। लेकिन फ्लोटिंग के अंदर जब वैल्यू अप होगी करेंसी की तो उसको रीवैल्यू ना बोल करके उसको एप्रिशिएट बोला जाएगा, एप्रिशिएट। और जब वैल्यू डाउन होगी तो उसको डी वैल्यू ना बोल करके डेप्रिशिएट बोला जाएगा, ध्यान करना है, ठीक है। यानी कि डी वैल्यू फिक्स्ड की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान करना है। एप्रिशिएशन फ्लोटिंग की बात कर रहा है, रीवैल्यूएशन फिक्स्ड की बात कर रहा है और डेप्रिशिएशन फ्लोटिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। फ्लोटिंग यानी कि हमने देखा रेजिंग, तो रेज करने के लिए या तो रीवैल्यू होगा या एप्रिशिएट होगा, लेकिन किसमें, फिक्स्ड कहाँ है, ये फिक्स्ड रीवैल्यूएशन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, रीवैल्यूएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। डेमोग्राफिक जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस जो है उठाए गए हैं। वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना, तो ये आपके इंडिया में भी है, ठीक है, और पाकिस्तान में भी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, ठीक है। तो पहला तो आप डी का देखेंगे, डी का एक आएगा, डी का 1 यही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1 चाइल्ड नो चाइना, ठीक है, कंफर्म है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया, कंफर्म है, ठीक है। अब आपको ये कंफर्म होगा हाई वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, ठीक है। देखिए ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। कहता है व्हेन कंजप्शन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस इट इंडिकेट दैट, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि कई बार मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है डायग्राम बना लो, ठीक है ना, यहाँ एक्स यहाँ नोट और ये वाई, तो कह रहा है
कि वाई एक्सिस से कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट करना है। ये देखो कंजम्पशन फंक्शन हमने स्टार्ट किया बार। जैसे ही मैं ये लगाऊंगा, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो समझ गए होंगे कि मैं किस कंजप्शन की बात कर रहा हूँ। ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन, जब आपकी इनकम जीरो होगी तब भी आप कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे होंगे। तो कंजप्शन इज जीरो व्हेन इनकम इज जीरो। ठीक है, तो ये तो आपकी ये वाली कंजप्शन होती है जिसको हम सी नॉट वाई कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस से स्टार्ट नहीं हो रही, तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा। कंजप्शन इज पॉजिटिव व्हेन इनकम इज जीरो, यानी कि आप देखो यहाँ इनकम जो है आपकी क्या है, जीरो, लेकिन कंजप्शन क्या है, पॉजिटिव। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि owing to the current political instability across many countries, the Indian rupee has sharply lost its value in terms of US dollar। यानी कि यूएस डॉलर के मुकाबले इंडिया का जो रुपी है उसकी वैल्यू कम हो गई है, यानी कि डेप्रिशिएट कर गई। ठीक है, वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे लिए इंपोर्ट जो है वो महंगे हो गए हैं और एक्सपोर्ट जो है वो सस्ते हो गए हैं। ठीक है ना, यानी कि हम जब यूएसए से मंगवाएंगे वो तो हमें महंगा पड़ेगा, और जब हम यूएसए को भेजेंगे तो वो हमारा सस्ता पड़ेगा, यानी कि उनको सस्ता पड़ेगा तो वो ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये राइज इन इंपोर्ट, नो राइज नहीं होगा। ए फॉल इन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए। ठीक है, तो बी हमारा आ जाएगा एक, और ए राइज इन एक्सपोर्ट टू यूएसए यानी कि सी, यानी कि बी एंड सी जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी एंड सी जो है हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। इंपोर्ट महंगे होने से इंपोर्ट हम कम खरीदेंगे, और एक्सपोर्ट सस्ते होने की वजह से हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे, तो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो बी एंड सी जो है यहाँ सही होगा। देखिए यहाँ जो है ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी, यहाँ आप देख पा रहे हैं बी एंड सी, सही आंसर जो है बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है ना, कि नेशनल इनकम में कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। तो आपको पता है नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि फाइनल गुड एंड सर्विसेज को हम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो शुगर परचेज्ड बाय रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ने परचेज किए तो शुगर तो को इंटरमीडिएट यूज करेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यस, ये आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। ठीक है ना, हम पढ़ते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। ठीक है ना, तो यस इसको हम इंक्लूड करते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हाउस होल्ड द्वारा वस्तु और सेवाओं पे जो खर्च किया जाता है, यानी कि देखिए हाउस होल्ड जो है उसको हम कंज्यूमर मानते हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उपभोग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ राइट हो जाता है। फिर देखते हैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, नहीं, एम्प्लॉय का जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी पढ़ते हैं। ठीक है, स्टील परचेज बाय ए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है स्टील को कार के निर्माण में इस्तेमाल करती है, यानी कि इंटरमीडिएट चीजों की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो फाइनल कंजप्शन की बात कर रहा है, इसलिए नेशनल इनकम में फाइनल कंजप्शन को यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कंजप्शन को इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, कहता है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी दैट रिलेट टू द क्वेश्चंस what to produce and in what quantity does not deal in। कहता है सेंट्रल प्रॉब्लम, आपको पता ही है 3 हमारी मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम है, what to produce and in what quantities, how to produce and for whom to produce। ठीक है ना, कि क्या उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है ना, और इनका सोल्यूशन जो है वो पीपीसी का देता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का।
ठीक है। लेकिन अभी हम जो है इतना ही देखते हैं कि व्हाट वी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी डज नॉट डील इन, यहाँ ध्यान करना है, नोट जब आता है तब कई बार हम आंसर को देखते सीधा कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। नोट जब आता है तो नोट को पहले हम जो है नीचे उसको मार्क कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में रहे कि जो नहीं है इसका आंसर मतलब नहीं वाला देना है, ठीक है ना। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ये कहता है कि आपको लेबर इंटेंसिव गुड्स चाहिए कि कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि आप उत्पादन कैसे करेंगे, लेबर से करेंगे कैपिटल से करेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट गुड, यानी कि जब हम व्हाट प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट गुड के अंदर रिसोर्सेज की बात करेंगे, यस, ठीक है, ये तो होगा। क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गुड ये भी होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस ये भी होगा, यानी कि जो नहीं होगा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये जो है वो सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पूछा गया है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो ये तीन चीजें व्हाट टू प्रोड्यूस है, लेकिन ये जो है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ये हाउ टू प्रोड्यूस है। तो इन्होंने कहा कि नोट डील, यानी कि जो व्हाट टू प्रोड्यूस का नहीं है वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, देखिए न्यूमेरिक जो है वो यहाँ दिया गया है। सपोज इन एन इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म्स ए एंड बी, कैलकुलेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड की बात हम कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड जो है आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ हम जो है एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, कि इनकम इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है ना, प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है ना। तो वाई ए के लिए, यानी कि ए फर्म के लिए तो सेल कितने 50 है और चेंज इन स्टॉक कितना है +20 है, तो ये आपका आ जाएगा कि इंटरमीडिएट कंजप्शन 0 है, तो ये आ जाएगा 70 करोड़, ठीक है। तो वाई ए जो है वो 70 करोड़। अब वाई बी के लिए सेम निकाल लेते हैं, तो 200, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -30, और क्योंकि 100 करोड़ जो है इंटरमीडिएट है, ये भी क्या है इंटरमीडिएट भी माइनस, यहाँ देखिए माइनस, ठीक है ना 100, तो ये आपका आ जाएगा वाई बी इज इक्वल टू 200 माइनस 130 इज इक्वल टू 70 करोड़, यानी कि y जो है वो होगी वाई ए प्लस वाई बी का जोड़, तो 70 करोड़ प्लस 70 करोड़ तो आ जाएगा 140 करोड़ आंसर, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट हो जाता है 140 करोड़ आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है वो पैसेज आ गया है, और पैसेज को आप कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है ना। कि पैसेज में पहले आप जो है क्वेश्चन को रीड करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ दिया गया है कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स रेफर्स टू, और ये इतना, ठीक है, ये कौन सा है, ठीक है। जब इसको पहले आप रीड करेंगे फिर आप जो है ये पैराग्राफ को रीड करेंगे, और पैराग्राफ रीड करने के बाद फिर आपको जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप सोल्व करेंगे, तो इस प्रकार जो है आप पैसेज को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं यहाँ आपको ये नहीं सोल्व करवा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या आगे जो है बिना पैसेज के कोई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो पैसेज के साथ हैं, इसलिए यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो पैसेज के साथ हैं। तो आपको यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद पैसेज को रीड करना है, और पैसेज रीड करने के बाद फिर जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको वो लाइन जो है वो हिट कर जाएगी और वही आपका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया है। तो दोस्तों आपको पूरा दोनों वीडियो जो है वो कैसी लगी, उनमें क्या चीज, कहाँ भी आपको जो समस्या है, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।